Hello everybody, and we are going to talk about Fourier series lecture. Okay. Fourier series is all about periodic signals. So whenever we talk about Fourier series, we are talking about periodic signals. जी, अब मैं अपना ये वेटिंग रूम बंद कर रहा हूँ, so I will not be able to admit anybody after this. जी, तो ये है बेसिकली आपका पीरियोडिक सिग्नल, और जब भी आपके पास पीरियोडिक सिग्नल होता है, देन वी टॉक अबाउट फोरियर सीरीज. So here is a periodic signal. और इसकी डेफिनेशन क्या है कि every signal x of t, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x of t plus some constant t naught, then it means that कि वो particular signal जो है वो क्या है, periodic. So if I'm able to do it, then it means that it is periodic. Yeah, notation. तो जो periodic signal होता है, that is how it is represented. तो periodic signal repeat करता है after a certain time interval. तो periodicity जो होती है वो time interval के साथ होती है. So periodicity is all about time. इसका सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है वो होता है टाइम. तो कोई भी चीज फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिक नहीं होती. जब हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, वी आर सेइंग कि वो पर्टिकुलर सिग्नल जो है वो पीरियोडिक है इन टाइम. तो वो टाइम डोमेन में पीरियोडिक है. इट मीन्स कि वो टाइम में रिपीट करता है अपने आप को. आर यू विद मी एवरीबॉडी? जी, तो फोरियर सीरीज इज ऑल अबाउट पीरियोडिसिटी. कि अगर आपके पास कोई सिग्नल है और वो पीरियोडिक है, तो वी विल हैव ए फोरियर सीरीज. अगर वो पीरियोडिक नहीं है, इट्स एन अपीरियोडिक सिग्नल, then we will have a Fourier transform. Keep in mind, Fourier series is Fourier series for periodic signals. जी, अपना माइक म्यूट कर दें. और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, फोरियर ट्रांसफॉर्म वो बेसिकली फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल. Oh, so this is the basic difference between Fourier series and Fourier transform. Okay, so let's move towards the second slide. और आपकी second slide पे आ रही है introduction. So basically every electrical engineer, so that's very important, instinctively think of signal in terms of their frequency spectrum. अच्छा, there are signals and there are systems. So keep in mind, there are signals and there are systems. Signals जो होते हैं वो represent किए जाते हैं by their frequency spectrum. So signals are represented by their frequency spectrum. आपके पास जब भी कोई सिग्नल आएगा, you can represent it in frequency by using their frequency spectrum. So, however, जो सिस्टम होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है by their frequency response. So that's the main difference. Frequency response. जैसे आपके पास फिल्टर्स हैं, तो ये क्या है, सिस्टम है. और सिग्नल क्या है, जो आपके सेंसर की वैल्यूज आ रही हैं. आपके पास ऑडियो सेंसर है, आपके पास इमेजिंग सेंसर है. So all those are considered to be signals. Signals are represented by their frequency spectrum. अच्छा, अब इसमें बेसिक जो अंडरलाइंग
थॉट है वो ये है कि एक आपने आमतौर पे सुना होगा कि एक ऑडिबल सिग्नल होता है। ऑडिबल सिग्नल इज अ सिग्नल दैट यू कैन हियर विद योर ओन ईयर्स, और वो उसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज। तो 20 किलोहर्ट्ज तक जितने भी सिग्नल हैं उनको आप सुन सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 20 किलोहर्ट्ज तक के सिग्नल आप प्रोड्यूस कर सको। आप हो सकता है कि सिंपल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं 4 और 8, लेकिन कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार है, कुछ और हैं जो कि 15 किलोहर्ट्ज तक पैदा करते हैं। लेकिन आपके जो एयर का रिस्पांस है, आपके हियरिंग रिस्पांस है, वो है कि वो 20 किलोहर्ट्ज तक सुन सकता है। तो बेसिकली ये सिग्नल है, और ये सिग्नल जो आप सुन रहे हैं, ये सिग्नल आ रहा है आपके माउथ पीस से या माइक से। सो दैट वन इज ए सिग्नल। अच्छा, उसके बाद आपको स्पीकर्स चाहिए। तो जब आप स्पीकर्स के ज़रिए कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, उस ऑडियो को प्रोड्यूस करते हो, तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाता है उसका रिस्पॉन्स। सो यू गॉट ए रिस्पॉन्स, और ये आपका स्पीकर जो है वो सिस्टम हो। ये स्पीकर जो है ये सिस्टम। तो इस कोर्स में हम ये पढ़ेंगे बेसिकली कि अगर आपके पास कोई पीरियोडिक सिग्नल है, इफ यू गॉट ए पीरियोडिक सिग्नल, then that periodic signal can be represented as sum of sinusoids. तो कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, अगर आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहें, तो आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी फ्रीक्वेंसियों से आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल का आप स्पेक्ट्रम देखते हैं। जब आप स्पेक्ट्रम देखेंगे तो बड़ी खास किस्म की कुछ चीजें देखेंगे पीरियोडिक सिग्नल। तो आप देखेंगे कि उसमें एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और बहुत सारे हार्मोनिक्स हैं। हार्मोनिक्स जो हैं वो बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल होते हैं। तो इस किस्म की चीज आप उसके स्पेक्ट्रम में देखेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप सिग्नल को टाइम डोमेन में देख सकते हैं, और उसी सिग्नल को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं। जब आप उसको टाइम डोमेन में देखते हैं तो ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। आपने की होगी ऑसिलोस्कोप जब इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स लिए होंगे। और जब आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो उसके लिए इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंसी एनालाइजर। बट द थॉट इज कि उस सिग्नल को आप देख रहे हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उस सिग्नल को एज सच कुछ नहीं हुआ। आप उसको फ्रीक्वेंसी के अंदर भी देखेंगे तो वो वही सिग्नल रहेगा, और अगर आप उसको टाइम डोमेन में देखेंगे तो वो वही सिग्नल रहेगा, लेकिन आप उसको देख डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में रहे हैं। इट मीन्स कि यू आर नॉट डूइंग एनी कन्वर्जन, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर रहे, वो सिग्नल चेंज नहीं हो रहा। सिग्नल उस वक्त चेंज होगा जब आप उसको किसी फिल्टर से गुजारेंगे, किसी सिस्टम से गुजारेंगे। तो जब आप उसको किसी सिस्टम से गुजारेंगे तब जाके वो सिग्नल चेंज होगा। लेकिन अगर आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो देखने से वो सिग्नल चेंज नहीं होता। यू आर नॉट डूइंग एनी प्रोसेसिंग व्हेन यू से कि मैंने उस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखा या मैंने उस सिग्नल को टाइम डोमेन में देखा। आप प्रोसेसिंग नहीं कर रहे। तो अगर आप प्रोसेसिंग नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप उसकी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज करें। इट्स जस्ट लाइक सेम एज यू पुटिंग ऑन ग्लासेस। आपके पास दो ग्लासेस हैं, आप एक ग्लासेस जो है टाइम डोमेन की हैं और दूसरी ग्लासेस आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन की हैं, और आप किसी कैट को देख रहे हैं, किसी बिल्ली को देख रहे हैं। जब आप टाइम डोमेन की ग्लासेस पहनते हैं तो वो बिल्ली ही है। आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में पहनते हैं तो आपको उसका एक्सरे नजर आ रहा है उस बिल्ली का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्ली तब्दील हो गई है। बिल्ली वही है, लेकिन चूंकि आपने ग्लासेस ऐसी लगा ली हैं जिसके जरिए आप उसका एक्सरे देख रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द सेम थिंग कि आप सिग्नल को चाहे तो टाइम डोमेन में देखना चाहो और चाहे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहो, लेकिन उससे वो सिग्नल चेंज नहीं हो रहा। सिग्नल रिमेन्स द सेम। सिग्नल उसी वक्त ही चेंज होगा जब आप उसको सिस्टम से गुजारोगे। ओके, so let's move towards the third slide, which is about periodic signal. So the emphasis of, as I told you, is on periodic signal. So जब आपके पास पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, पीरियोडिक सिग्नल, द सिग्नल्स दैट हैव अ डेफिनेट पीरियड, उस आफ्टर दैट पीरियड दे रिपीट। फिर जब वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है फिर वो रिपीट करते हैं। तो दिस पर्टिकुलर सिग्नल दैट आई एम शोइंग यू राइट नाउ, हम सिग्नल्स को आमतौर पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एज ए फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स ऑफ टी, ये एक्स ऑफ टी जो है ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है
ये आपके लिए प्लॉट किया गया यहाँ पे, एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली, विजुअली आप देख सकते हैं कि इसमें पीरियोडिसिटी है। ये सिग्नल जो है कुछ टाइम बाद रिपीट कर रहा है। अच्छा, जब भी कोई सिग्नल पीरियोडिक होता है तो हम उसको पीरियोडिक उसी वक्त ही कह सकते हैं जब हम श्योर हैं कि हम उसका पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरी पीरियोडिक सिग्नल शुड हैव ए पीरियड। अच्छा, पीरियड हमेशा किस में होता है? टाइम में होता है। फ्रीक्वेंसी में कोई पीरियड नहीं होता। ओके, मैं इस वक्त टाइम की बात कर रहा हूं। तो व्हेन आई एम सेइंग कि पीरियोडिक सिग्नल, इट मींस पीरियोडिक इन टाइम। ये याद रखना, कभी मत कहना कि पीरियोडिक इन फ्रीक्वेंसी। तो पीरियोडिक सिग्नल इज एक्चुअली implies periodicity in time. So it's periodic in time. It's not periodic in frequency. So when I say periodic signal, it means periodicity in time. अच्छा, periodicity में क्या है? Period है। अब यहाँ पे जो बुक से मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ये फिगर कॉपी की है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली पीरियड जो है वो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आई है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। सिग्नल 0 था, अचानक नेगेटिव वैल्यू ले लिया उसने। तो दैट पर्टिकुलरली इज पार्ट इज डेजिग्नेटेड एज द स्टार्टिंग पार्ट। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो दिस इज द डिसकंटिन्यूअस पार्ट। आप देख सकते हैं इस डिसकंटिन्यूअस से वो अगले डिसकंटिन्यूअस पार्ट पे गया है। ये है डिसकंटिन्यूअस पार्ट, और उसने इसको एक पीरियड के तौर पे डिक्लेयर किया। बट दैट इज नॉट नेसेसरी। यू कैन चूज एनी अदर टाइम इंटरवल जो टी नॉट के बराबर हो सकता है कि आप इस पीक से शुरू करें और इस पीक तक आए, और इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिग्नल को आप एक पीरियड डिक्लेयर कर दें। as far as it is equal to t naught, it is still okay। और हो सकता है कि आप इस पीरियड को डिक्लेयर ना करना चाहें और आप चाहें कि आप इस पीरियड को, तो ये एक राइजिंग एज है और एक और राइजिंग एज है आपका ये वाला, और आप इस राइजिंग एज को आप डिक्लेयर कर दें कि ये है टी नॉट। तो दिस इज ये टी नॉट। ओके, तो इट मीन्स दैट कि ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे पीरियड्स जो हैं वो बेसिकली जो है हमेशा एक डिसकंटिन्यूअस पार्ट से दूसरे डिसकंटिन्यूअस पे जाएंगे, लेकिन विजुअली ये काफी ऑब्वियस सा पीरियड लगता है। सो यू कैन पिक एनी पीरियड दैट यू लाइक। तो एवरी पार्ट ऑफ द सिग्नल इज रिपीटिंग। इट मीन्स, इन अदर वर्ड्स, इट मीन्स दैट आपके पास इक्वेशन ये है, x of t is equal to x of t plus t naught। अच्छा, अब मैं फील करता हूँ कि मैं 3 सेकंड्स पे कोई चीज पड़ी हुई है और मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो ये 3 सेकंड वाली चीज जो है ये क्या करेगी? ये x of 3 plus t naught। तो अगर टी नॉट हमारे पास लेट्स से 6 है, तो हमारे पास x of 3 जो होगा, जो 3 सेकंड्स पे पड़ी हुई जो वैल्यू है इस सिग्नल की, वो कहाँ पड़ी होगी? एक्चुअली वो में रिपीट होगी कहाँ पे? वो रिपीट होगी 3 + 6 x9 पे। इसका मतलब है कि x9 पे जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो एग्जैक्टली सेम है जो 3 पे पड़ी हुई है। इसी तरह ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी अगर 2 टाइम्स आप चले जाएं, 3 + 2 टी नॉट, उस पे भी ये वैल्यू सेम होगी। इट मींस कि ये x = 3 की जो वैल्यू है ये रिपीट करेगी एट रेगुलर इंटरवल, एंड दैट रेगुलर इंटरवल इज 6। तो वो 6 सेकंड्स के बाद रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें ताकि फिर हम आगे मूव कर सकें। ठीक है, प्लीज आस्क क्वेश्चन। हेलो, if you have any question then you can ask। I have unmuted you, all of you। जी जी, no question? Okay, so I will just mute you and we'll move forward। जी, अब आ जाते हैं डेओल आइडेंटिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एवरी सिग्नल, अब सिग्नल क्या है? मैथमेटिकली एक फंक्शन है, और सिग्नल जो है वो रिप्रेजेंट हो सकता है 2 डोमेन में। एक है टाइम डोमेन। अच्छा, अब मैं आपको एक सिग्नल दिखाता हूँ।
और वो टाइम डोमेन, ये है टाइम डोमेन, और ये सिग्नल है। अब जरूरी नहीं है कि ये पीरियोडिक है, ये ए पीरियोडिक सिग्नल है, बट एनीवे थिंक ऑफ इट एज ए सिग्नल दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग इन टाइम डोमेन। और एक और डोमेन होगी जो कि होगी ओमेगा में, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन कहते हैं। अब उसके अंदर ये इस तरह की डोमेन होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की डोमेन में जमीन आसमान का फर्क है। यू कैन नॉट इवन सी एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन दीज टू। एक है टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, एक है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। बट कीप इन माइंड ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, कन्वर्जन नहीं है। सिग्नल को कन्वर्ट नहीं किया आपने, सिग्नल को प्रोसेस नहीं किया, सिर्फ आप उसको देख रहे हैं। टाइम डोमेन में वैसा नजर आएगा और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसा नजर आएगा। इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, बट इट डज नॉट मीन कि उस सिग्नल को कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो उसे हम कहते हैं फोरियर स्पेक्ट्रा। ये आपको मैं बताता हूं, ये है फोरियर स्पेक्ट्रा, फोरियर स्पेक्ट्रा। और जब टाइम डोमेन में होता है तो वो एक्स ऑफ टी होता है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है तो वो फंक्शन ऑफ ओमेगा हो जाता है। तो कीप इन माइंड दीज टू आर रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये है सिग्नल जो है वो एफ ऑफ टी होता है। यहाँ पे वो सिग्नल जो है उसको हम कैपिटल एफ कर देते हैं, फंक्शन फिर भी फंक्शन है, और ये किसका फंक्शन होता है, ओमेगा का। So basically here is f of t, here is f of w. So keep in mind these are two dual representation for the same signal. Okay, so let us move towards periodic signal. तो हम इस वक्त concentrate कर रहे हैं सिर्फ periodic signal के ऊपर. So keep in mind every signal that you find in your real life from the sensor वो periodic भी हो सकता है और aperiodic भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि इस लेक्चर का फोकस जो है वो पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर है, तो कीप इन माइंड कि वी आर टॉकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लेक्चर स्पेसिफिकली अबाउट पीरियोडिक सिग्नल्स। तो पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए क्या होती है, जब उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहें, उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन की रिप्रेजेंटेशन मालूम करना चाहें, तो वी नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम समथिंग व्हिच इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। अब फोरियर सीरीज क्या है? फोरियर सीरीज जो है वो ये बताती है कि आप कोई भी सिग्नल दे दें, ये देखें बीच में इक्वल का निशान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वलिटी है। ये देखिए ये इक्वलिटी है। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव दीज पर्टिकुलर टर्म्स, ये टर्म्स हैं इसके पास, ये आपके पास टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। पहली टर्म क्या है, ए नॉट, उसके बाद प्लस का साइन है और ये समेशन है, तो इसके अंदर कोसाइंस हैं और साइन है। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर फोरियर सीरीज। so let me say this is called rectangular Fourier series representation. This is rectangular Fourier representation। और रेक्टेंगुलर फोरियर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसमें हमारे पास कोसाइन होते हैं और साइन होते हैं, but these sine and cosines have different frequencies. So what we say is कि अगर आपके पास कोसाइन है और उसकी फ्रीक्वेंसी है n ओमेगा नॉट t। अब मैं आपको कहता हूँ, अगर मेरे पास कोसाइन है ओमेगा नॉट t, इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट। अगर एक और कोसाइन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा नॉट, तो वो ऐसे लिखूंगा। अगर वो मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी है 8 ओमेगा नॉट, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, जो टी के साथ का जो आर्गुमेंट होता है ये उस पर्टिकुलर कोसाइन की फ्रीक्वेंसी होती है। सिमिलरली साइन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है डिपेंडिंग ऑन विच एन यू हैव। तो बट हियर कीप इन माइंड कि ये जो एन है ना, एन ये इंटीजर है, ये रियल नंबर नहीं है। इट मींस n कैन टेक वैल्यूज लाइक 1 2 3, ये इंटीजर्स हैं टिल इंफिनिटी, बट दीज आर इंटीजर्स। सो इट मींस कि आपके पास इस साइड पे भी राइट हैंड साइड पे टर्म्स आ रही हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सिग्नल है। तो किसी भी सिग्नल को आप इस पर्टिकुलर सीरीज के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस सीरीज का बड़ा स्पेसिफिक नाम है और वो है फोरियर सीरीज। तो और बीच में इक्वलिटी का निशान है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी सिग्नल इन टाइम जो पीरियोडिक होता है, ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू इट्स
फोरियर सीरीज, सिग्नल फोरियर सीरीज के बराबर है। तो बीच में इक्वलिटी का साइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये इक्वलिटी है। यू विल सी कि मैं क्यों इक्वलिटी पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, वहां पे इक्वलिटी नहीं होगी, बट हियर देयर इज इक्वलिटी। तो एवरी पीरियोडिक सिग्नल कैन बी इक्वेटेड टू इट्स फोरियर सीरीज। ये जो पहला एलिमेंट है ए नॉट, इसको आमतौर पे हम कहते हैं कि ये डीसी कंपोनेंट है। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसको डीसी कंपोनेंट कहते हैं, ओके, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। एंड देन वी हैव अदर टर्म्स जिसमें साइन भी है, कोसाइन भी है। तो एवरी सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ साइन एंड कोसाइन। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो देखने वाली है, एक लफ्ज आ रहा है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक क्या है? एक्चुअली जब हम किसी पीरियोडिक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं और उसकी फोरियर सीरीज कंप्यूट करते हैं, तो पता चलता है कि उसकी फोरियर सीरीज में एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, और बाकी सारी जो है वो इसी ओमेगा नॉट के मल्टीपल हैं। मींस दैट कुड बी 2 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट, 8 ओमेगा नॉट, 16 ओमेगा नॉट। वो सारे के सारे इस किस्म के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद होंगे जिनके अंदर ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो चूंकि ये सारे के सारे किसी एक फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल हैं, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसके ये मल्टीपल होते हैं उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और बाकी सबको हम कहते हैं कि वो क्या है, हार्मोनिक्स हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, ये हार्मोनिक्स हैं। दीज ऑल आर हार्मोनिक्स, ये सारे के सारे हार्मोनिक्स हैं उसके। 2 ओमेगा नॉट ये सेकंड हार्मोनिक है, 4 ओमेगा नॉट फोर्थ हार्मोनिक है, 8 ओमेगा नॉट एट्थ हार्मोनिक है, एंड 16th हार्मोनिक है। तो ये सारे के सारे एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक हैं। अच्छा, मैं ओमेगा नॉट लिख रहा हूँ, मैं एफ नॉट नहीं लिख रहा हूँ। ओमेगा नॉट का मतलब है ये रेडियन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, रेडियंस पर सेकंड। और वो जो होती है हर्ट्स होती है या साइकिल्स पर सेकंड होती है, तो एफ नॉट। तो मैं सेम चीज है, क्योंकि दोनों में सिर्फ फर्क 2 पाई का है, तो इसलिए आप ओमेगा नॉट को भी हम आम तौर पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन में से फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो ये ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और सारे जो है उसके मल्टीपल हैं। ये स्ट्रक्चर होता है जब कभी आप फोरियर सीरीज देखेंगे, तो हमेशा फोरियर सीरीज के अंदर एक फ्रीक्वेंसी होगी जो ओमेगा नॉट होगी और बाकी सारे उसके इंटीजर मल्टीपल होंगे। 2.5 ओमेगा नॉट नहीं होगा, 3.2 ओमेगा नॉट नहीं होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा उसका। तो कीप इन माइंड कि ये जो n है ये इंटीजर है, तो इसीलिए आमतौर पे हम इसके अंदर n ओमेगा नॉट लिखते हैं। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर कोसाइन n ओमेगा नॉट है और साइन n ओमेगा नॉट, क्योंकि हमें पता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी होंगी वो इसका मल्टीपल होंगी। आमतौर पे ये ऐसा होता नहीं है, हम लिखते ऐसे ही हैं ओमेगा एन टी, लेकिन हमें पता है कि फोरियर सीरीज में ओमेगा एन जो है ये ओमेगा सब एन ये हमेशा एन ओमेगा नॉट के बराबर है। तो हम लिबर्टी ले लेते हैं और डायरेक्टली ओमेगा एन की जगह एन ओमेगा नॉट लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिस इज वेरी क्लियर कि पीरियोडिक सिग्नल में क्या होती हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसियां पैदा होती हैं वो हमेशा किसी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल होती हैं। क्योंकि हमें ये पता है ये चीज, तो हम बड़े आराम से ओमेगा एन को रिप्लेस कर देते हैं एन ओमेगा नॉट। तो ये एन ओमेगा नॉट को जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस फैक्ट को बता रहा है कि उसमें एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट और बाकी उसके मल्टीपल हैं जिसको हम एन टाइम्स कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये ए एन और बी एन क्या है। ये वेट्स हैं, ये बताते हैं कि किसी भी सिग्नल में कितना उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की कितनी कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लिखता हूँ कि एक सिग्नल है एक्स एफ टी और उसके अंदर 8 टाइम्स कोसाइन पड़ा हुआ है 2 ओमेगा नॉट टी, और उसके अंदर 100 टाइम्स एक साइन पड़ा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8 ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब है कि इस सिग्नल के अंदर दो, बेसिकली सिग्नल के अंदर एक कोसाइन पड़ी हुई है और वो कोसाइन कितनी वेट की है, 8 है उसका वेट, और उसके अंदर एक साइन पड़ा हुआ है 8 ओमेगा नॉट का और उसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी, 100। तो ये जो 100 और 10 है ये बेसिकली क्या है, ये वेट्स हैं। ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर किस मिकदार में, किस मेजरमेंट में
वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है, कितनी स्ट्रांगली रिप्रेजेंटेड है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये 8 बहुत वीक है, तो मैं इसको सीन से गायब भी कर दूं तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे एक्स टी की शेप इतनी खराब नहीं होगी अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी निकाल दूं एक्स टी में से, तो क्योंकि ये बहुत डोमिनेटिंग है, 100 इज लॉट मोर डोमिनेटिंग देन 8, ठीक है ना। तो 8 10 टाइम्स 80 होता है और उससे भी ज्यादा है ये 12 टाइम्स, ठीक है। तो 12 टाइम्स दिस साइन 8 ओमेगा नॉट, ये जो साइन है, जो 8 ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी वाला साइन है, ये बहुत पावरफुल है इस पर्टिकुलर सिग्नल में। तो जब भी हम सिग्नल को उसकी फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट करते हैं एक पीरियोडिक सिग्नल को, तो हम बेसिकली देखना ये चाह रहे होते हैं कि उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज पड़ी हुई हैं, जो उसके अंदर साइन और कोसाइन पड़े हुए हैं, उसमें से कौन सा साइन, किस फ्रीक्वेंसी का साइन पावरफुल है, डोमिनेटिंग है उसके अंदर। तो इस चीज के लिए भी फोरियर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन की बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो बड़ा क्लियरली, और उसका बिहेवियर चेक कर सकते हो कि वो सिग्नल बिहेव क्यों कर रहा है ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब ये वेट्स मालूम करने के लिए अब हमें तो ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ए एन चाहिए, बी एन चाहिए और ए नॉट चाहिए। ये लोग हैं जो हमें बताएंगे कि उसके अंदर किस किस्म की फॉर एग्जांपल अगर किसी फ्रीक्वेंसी का वेट 0 है, तो इसका मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी उसमें मौजूद ही नहीं है। तो जिस फ्रीक्वेंसी का वेट 0 होगा वो उसमें मौजूद नहीं होगा, और जिनका नहीं होगा वो मौजूद होंगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई सिग्नल आता है, तो आप उसके वेट्स मालूम करने के लिए उसके कोफिशिएंट, इन्हें हम कहते हैं फोरियर कोफिशिएंट, ए नॉट, ए एन, बी एन, इनको कंप्यूट करते हैं। अच्छा, इनके फार्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है। अब ए नॉट क्या है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एवरेज वैल्यू होती है, डीसी वैल्यू होती है, और ये इसका फार्मूला ये दिया हुआ है, देखो आप, दिस इज द वन। बेसिकली क्या है, ये इंटेग्रल है, और इंटेग्रल की लिमिट्स क्या है, ये किसी एक पीरियड के ऊपर है। अब वो पीरियड, आप वो इंटरवल आप कहां से कहां तक लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपकी चॉइस है, लेकिन इट शुड बी, उसका जो लेंथ है वो टी नॉट के बराबर होना चाहिए, उसके पीरियड के बराबर आप कोई भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर आप उस पर्टिकुलर सिग्नल जिसकी आप फोरियर सीरीज मालूम करना चाहते हैं उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इट मींस एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रल हमेशा क्या होता है, एरिया अंडर द सिग्नल एक्स ऑफ टी, स्टार्टिंग at let's say 0 and ending at t naught। इस इंटरवल में 0 से लेकर टी नॉट तक जो एक्स ऑफ टी आया हुआ है, आप उसका एरिया मालूम कर रहे हो। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं, मैं इसको क्लीन अप करके ड्रा कर देता हूँ कि व्हाट आई मीन बाय दिस। तो मैं इसको अगर प्रेजेंट करूं तो ये ऐसे होगा कि ये सिग्नल जा रहा है, और मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला एरिया, ये क्या है, 0 है, और ये क्या है, टी नॉट है। तो मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब मैं ये इंटीग्रल कर रहा हूँ ना, तो मैं ये एरिया, ये इंटीग्रल जो है ये क्या है, ये एग्जैक्टली ये वाला एरिया है, ये मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया, ये कितना एरिया है, और फिर उसको मैं टी नॉट पे डिवाइड करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी एवरेज वैल्यू दे रहा हूँ, इस पूरे एरिया को मैं इस टाइम इंटरवल पे डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं उसकी एवरेज ले रहा हूँ। तो वो एवरेज वैल्यू जो है वो आ सकती है समथिंग लाइक लाइक, ठीक है। तो वो एवरेज वैल्यू जो है वो दरमियान में आएगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे सिमेट्रिक एरिया। तो एवरेज वैल्यू जो है ये क्या होगा, ये जो मैंने लाइन खींची है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए नॉट। तो ए नॉट जो है उसको हम आमतौर पर डीसी वैल्यू कहते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट एक लाइन होती है, ये चेंज नहीं होती, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह फिर आपके पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे ए एन। ये कंपोनेंट किसके हैं, ये कोसाइन के कंपोनेंट हैं, और ये कैसे मालूम करते हैं, ये कोफिशिएंट। इसके लिए हम उस सिग्नल को लेते हैं और उसके साथ उस कोसाइन को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी आपने वैल्यू मालूम करनी है। अब ये एन और ये वाला एन सेम है, उसके बाद आप इंटीग्रेट करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट करते हो और 2/T0 मल्टीप्लाई करते हो। सिमिलरली अगर आपने बी एन फाइंड करना है, ये क्या कोफिशिएंट है, ये आपको बताएगा कि उसमें साइन का कंपोनेंट कितना पड़ा हुआ है।
तो फोरियर सीरीज ये कह रही है कि अगर आप कोई भी सिग्नल लोगे तो उसमें कुछ साइन पड़ा होगा, कुछ कोसाइन पड़ा होगा। कितना साइन पड़ा हुआ है, कितना कोसाइन पड़ा हुआ है, वो आप उसके कोफिशिएंट से मालूम करते हो, एन से और डीएन से। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अच्छा, अब हम ये है बेसिकली कि आमतौर पे जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की, तो जी अदील हसीब साहब। अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये हमें फोरियर सीरीज जो है वो हेल्प करती है कि हम देख सकते हैं कि कौन सी सीरीज जी जी। तो क्वेश्चन ये था कि क्या डोमिनेंसी जज करने के लिए वेट ही इम्पोर्टेंट है या फिर फ्रीक्वेंसी का भी कोई रोल होता है इसमें? कोई रोल नहीं होता फ्रीक्वेंसी, सिर्फ उसके कोफिशिएंट ही बताते हैं कि वो कितने डोमिनेंट। द ओनली थिंग दैट कैन टेल यू कि आपने उसके अंदर कितना मिर्च मिसाला डाला हुआ है, मिर्च कितनी डाली हुई है और मिसाला कितना डाला हुआ है। मिर्च आपकी कोसाइन है और मिसाला उसका साइन है। तो जब आप कोई खाना बना रहे हो उसके अंदर कितनी चुटकी कितनी पड़ी है, अगर मिर्च ज्यादा कर दोगे तो उसका भी इफेक्ट होगा, अगर मिसाला ज्यादा कर दोगे तो जो खाना पकेगा, तो जो खाना पका हुआ है वो आपका सिग्नल है, और जितनी आपने उसके अंदर मिर्च डाली है, जितनी मिकदार में, वो मिकदार कौन है, ए एन और बी एन। तो आप अगर कभी जाएँ और खाना पकते हुए देखें तो उसमें आप देखेंगे कि वो बहुत सारी उसके सामने जो है ना छोटी-छोटी वो कटोरियाँ से बनी होती हैं, उसके अंदर हाथ डाल के नमक डाल रहा है, उसमें वो डाल रहा है। वो जो चीज़ डाल रहा है ना, वो जो कटोरियाँ पड़ी हुई हैं, वो सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और जितनी मिकदार में आप उससे पिक करते हो, कितने स्पून लेते हो उसमें से, वो क्या है, एएन और ईएन। जी, एनीबॉडी एल्स? किसी और ने भी मेरे ख्याल में हैंड रेज़ किया हुआ था। जी, जी। इट्स फाइन? अच्छा, तो अब बेसिकली जो है जब भी हम फोरियर सीरीज़ को ग्राफिकली रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो हम उसको ग्राफ में रिप्रेज़ेंट करते हैं यूजिंग सम लाइन ग्राफ। उनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो उसके लिए हम साइन और कोसाइन की जगह वो जो रेक्टेंगुलर फोरियर सीरीज़ थी, उसको हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन उसको बेसिस बना के हम एक और चीज़ कंप्यूट करते हैं, उसका नाम है कॉम्पैक्ट फोरियर सीरीज़। ये आ गया, ये कॉम्पैक्ट फोरियर सीरीज़। वो थी रेक्टेंगुलर फोरियर सीरीज, बट कीप इन माइंड आप कॉम्पैक्ट फोरियर सीरीज कंप्यूट ही नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास रेक्टेंगुलर ना हो। तो क्या होती है कॉम्पैक्ट? कॉम्पैक्ट में ये होता है कि उसमें एक सी नॉट होता है और सी एन होता है, और उसमें सिर्फ कोसाइन होती है। ये आप, इसमें सिर्फ कोसाइन है, और ये है उसकी फ्रीक्वेंसी उस कोसाइन की। लेकिन उस कोसाइन के साथ एक और चीज ऐड हो गई है, ये है फेज डिफरेंस। तो कोसाइन के अंदर एक फेज आ गया। अब फेज क्या है? ये इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रेस को देख रहे हैं तो उसमें कुछ लोग हैं जो क्रॉस कंट्री रेस कर रहे हैं या कोई और रेस कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे स्टेडियम के अंदर कि उनके अंदर जो है ना, वो निशान लगे होते हैं। कोई बंदा यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है। तो जो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है और जो बंदा यहाँ ठहरा हुआ है, ठीक है, जब रेस की स्टार्टिंग हो रही है तो इनको देखे ना, डिफरेंस है, ये यहाँ ठहरा हुआ है, ये थोड़ा आगे ठहरा हुआ है, इससे आगे। ये क्या है कि ये जो बंदा है, इसका फेज इससे मुख्तलिफ है, इसको एडवांस दिया गया है थोड़ा सा, इसको मजीद एडवांस दिया गया है। ये देखें, तो अगर मैं इस बंदे को इस बंदे के साथ कंपेयर करूं, तो इसके के पास, इसको कोसाइन समझो इस बंदे को, तो ये सेम फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से 2 ओमेगा नॉट है, लेकिन इसके पास फेज है पाई बाई 8। ये जो पाई बाई 8 है, ये इस वजह से है कि ये थोड़ा आगे ठहरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फेज होता है, ये बताता है कि जब वो फ्रीक्वेंसियां स्टार्ट हुई तो क्या वो एक ही जगह से स्टार्ट हुई या किसी को अनड्यू एडवांटेज दिया गया था, उसको रेस में आगे किया गया था। तो वो जो बास फ्रीक्वेंसियों को आगे किया जाता है, बास को पीछे किया जाता है, तो वो रेफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो फेज जीरो जो है वो रेफरेंस है। और जब, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वो 8 ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसियां हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस वो 8 ओमेगा नॉट वाली सेम फेज। तो फेज क्या है? उसका इनिशियल बायस है कि जब आपने स्टार्ट की उस सारे प्रोसेस को, तो उस वक्त क्या वो एक ही जगह पे ठहरे हुए थे या उनको थोड़ा सा आपने एडवांटेज दिया है किसी एक को किसी दूसरे के ऊपर। तो वो दैट वन एडवांटेज, दैट बायसनेस, और आई कैन से डिस्क्रिमिनेशन जो आपने की है, वो क्या है? वो फेज है।
और ये Cn बताता है कि उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, कितना स्ट्रांग है वो सिग्नल, ठीक है। और ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फेज हो गया, और ये एम्पलीट्यूड हो गया। ओके, तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम दो किस्म के स्पेक्ट्रम बनाते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, ये हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितनी स्ट्रांग है, डोमिनेटिंग है। और एक होता है फेज स्पेक्ट्रम। फेज स्पेक्ट्रम हमें ये बताएगा कि वो फ्रीक्वेंसी जब रेस स्टार्ट हुई थी, जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो वो कितने आगे थी या पीछे थी एज कंपेयर टू ए रेफरेंस, ठीक है। तो ये फेज हमें उसका इनिशियल पोजीशन बताएगी कि जब रेस स्टार्ट हुई इनिशियल पोजीशन क्या थी उस फ्रीक्वेंसी की, और एम्पलीट्यूड बताएगी कि वो कितना स्ट्रांग है वो सिग्नल, ठीक है। और ऑफ कोर्स, तो ये दोनों चीजें एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम जो होता है ये भी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा प्लॉट किया जाता है, फेज स्पेक्ट्रम भी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा प्लॉट किया जाता है। तो ये देख लें आपके पास ये इसकी एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये कहाँ से आया है, रेक्टेंगुलर वैल्यू से आया है। देखें ए एन स्क्वेयर, ये ए एन और बी एन क्या है, ये कोसाइन का कोफिशिएंट है और ये साइन का कोफिशिएंट है। और ये थीटा एन जो है ये tan इनवर्स है, जिसे हम आर्क tan कहते हैं। और ये माइनस टाइम ये जो नेगेटिव वैल्यू है बी एन की, इसको डिवाइड किया गया है पॉजिटिव के ऊपर। तो ये बेसिकली एक फ्रैक्शन होता है कि एक फ्रीक्वेंसी बी एन वर्सेस ए एन, इस पर्टिकुलर चीज को वो आपको फ्रैक्शनल क्वांटिटी मिलेगी, जिसको आप आर्क टैन कहते हैं। ये टैन इनवर्स जो है ये आमतौर पे थोड़ा सा मेरे नजदीक मिसनोमर है, इसको आमतौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्क टैन। तो आर्क टैन, ठीक है, आर्क टैन जो है ये क्या है, ये कोई वैल्यू लेता है और उसको मैप करता है बैक टू एंगल्स। टैन क्या करता है, टैन एंगल लेता है और उसको वैल्यूज कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में एक एग्जांपल है जो मैंने आपकी बुक से ही उठाई है। एग्जांपल 6.1 है, हाउ टू फाइंड कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। अब आप इसको देखें गौर से तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, विजुअली भी नजर आ रहा है। और ये सिग्नल जो है ये इसका पीरियड क्या है। सबसे पहले जब भी आप किसी चीज को पीरियोडिक डिक्लेयर करते हो तो आपको उसका पीरियड मालूम होना चाहिए। विदाउट हैविंग द पीरियड आप उसको पीरियोडिक नहीं कह सकते। तो इसमें बड़ा पीरियड बड़ा क्लियर है कि इसमें जो पीरियड है आपका T0। तो T0 आपका यहाँ पे क्या है, पाई के बराबर है। पर आफ्टर एवरी पाई इंटरवल, पाई सेकेंड्स, ये पाई एंगल नहीं है, यहाँ पे पाई सेकेंड्स हैं, ये एंगल नहीं है, अगेन इट्स ए सेकेंड्स, तो ये पाई सेकेंड्स हैं। तो एवरी पाई सेकेंड्स, और पाई कितना है 3.14, ये आगे भी है लेकिन हम उसको ट्रंकेट कर देते हैं। तो 2 डेसिमल प्लेसेस में अगर हम जाऊं तो 3.14 सेकेंड्स के बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट करेगा। और अगर इसका पीरियड जो है वो पाई है तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एवरी पीरियोडिक सिग्नल की एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, वो होगी 1/T0, ठीक है। तो 1/T0 क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम का इनवर्स का रिलेशनशिप है, आपके पास आ जाता है F0 1/पाई। क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम उसको ओमेगा नॉट में लेके जाते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो रेडियन में है वो है 2πf0। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 2। तो मेरे पास जो बेसिकली सिग्नल बन रहा है, ये जो सिग्नल है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई है मेरे पास ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 रेडियंस पर सेकेंड। ये है मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मुझे एक चीज क्लियर हो गई है कि मैं जब इसकी फोरियर सीरीज कैलकुलेट करूंगा तो वो इस ओमेगा नॉट के मल्टीपल्स उसमें मौजूद होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मतलब उसके अंदर हो सकता है कि 2 ओमेगा नॉट पड़ा हुआ हो, उसके अंदर 3 ओमेगा नॉट पड़ा हुआ हो, उसके अंदर 8 ओमेगा नॉट हो, लेकिन कभी भी 2.5 ओमेगा नॉट नहीं होगा। इंटीजर मल्टीपल पड़े होंगे। जब मैं उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखूंगा तो उसके अंदर ओमेगा नॉट के मल्टीपल पड़े होंगे, ठीक है। तो अब उसको देखने के लिए कि उसमें कितना ए एन है, कितना ए नॉट है, बी एन है, तो ये फार्मूलाज हैं और मैंने ये फार्मूलाज यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। ये सारे इंटीग्रेशन है, और ये इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू आ रही है 0.504।
अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको देखें तो आप इसको यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये सिग्नल सारा का सारा जो क्या है, ये ज़ीरो बेस लाइन से ऊपर की तरफ है। तो जब भी कोई सिग्नल बेस लाइन से कंप्लीटली अप होता है, एलिवेटेड होता है, तो उसमें डेफिनिटली एक एक डीसी वैल्यू। लेकिन अगर ये सिग्नल ऐसा होता है कि ऊपर जितना है उतना नीचे, फॉर एग्जांपल हमारी बेस लाइन अगर दरमियान से गुजर रही होती, जैसे ये बेस लाइन, तो इसमें आमतौर पे ऊपर जितना एरिया है उतना नीचे एरिया है, तो फिर ए नॉट के चांसेस थे कि ए नॉट इसमें जीरो होता। लेकिन चूंकि इस वक्त ये सारा का सारा बेस से एलिवेटेड है, सारा सिग्नल ही ऊपर है, इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर एक डीसी कंपोनेंट मौजूद है और वो है 0.504। उसके बाद हम इसके ए एन और बी एन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसका ए एन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। कोसाइन है और के साथ एक्सपोनेंशियल है, ये प्रोडक्ट है और ये इंटीग्रेट हो रहा है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। और जब आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है तो आपके पास दो होते हैं कंपोनेंट, आपने एक पर्टिकुलर फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है यू और किसी को डीवी, तो उसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि अगर आपने प्रॉपरली एक सिग्नल को या एक फंक्शन को यू डिक्लेयर किया है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करना, वरना आप सर्कल में घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे बेहतर यह है कि आप कोसाइन को यू डिक्लेयर करें, क्योंकि जब आप डी यू लेते हैं तो इसके अंदर साइन आ जाता है। तो साइन का जब दोबारा आप यू लेंगे तो वो साइन कोसाइन बन सकता है। तो साइन कोसाइन एंड साइन ये तरह रिपीटिशन है और इस रिपीटिशन से हम फायदा उठा सकते हैं। तो ये डी यू और वी बनाया है, ये आप स्लाइड आप देख सकते हैं। और इस स्लाइड में अगर आप देखें तो ये दो फंक्शन हैं और इसमें देखें ना एक वैल्यू आ रही है आपके पास, मैं यहाँ एम्फेसाइज करना चाहूंगा आपको, ये वाली वैल्यू देखें जरा और से, कोसाइन एन टू एन पाई। कोसाइन को अगर हम प्लॉट करें तो ये इस किस्म का फंक्शन होता है कि ये स्टार्ट जो होता है ये आपका ये है, तो जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू वन होती है और पाई के ऊपर इसकी वैल्यू -1 होती है, फिर 2 पाई पे इसकी वैल्यूज जो आती है फिर 1 हो जाती है और ये इसी तरह रिपीट करता रहता है। तो अगर मैं एक cos 2 n पाई को देखूं, अगर अब मैं cos 2 n पाई को देखूं तो मुझे पता है कि n जो है इसमें क्या है, इंटीजर है। n कुड बी 1, इट कुड बी 2, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो कोसाइन पैदा होंगी वो होंगी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। मुझे पता है कि इन सब के ऊपर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब के ऊपर वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा जो है ना, सारी की सारी वैल्यूज मैंने क्या कर दिया है, 1 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे ये 3 से गायब हो गया है, वैनिश हो गया, हमारे पास e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 आ गया। आगे क्या है, कोसाइन 0 है, कोसाइन 0 1 होती है आपको, तो ये 1 आ गया। और इस सारी चीज के साथ मैंने इसी तरह आपके पास दूसरी साइड पे फिर इंटेग्रल आ गया। ठीक है, अब इसको जरा कंपेयर करें इस इंटेग्रल को। ये इंटेग्रल बिल्कुल सेम शेप का है ये वाला, ठीक है। और इस इंटेग्रल को देखें, ऊपर जो पड़ा जहाँ स्टार्ट लिया है, फर्क सिर्फ यह है कि वहां पे कोसाइन थी और यहाँ पे साइन है। तो इसका मतलब है कि ये रिपीट हो चुका है। अब मैं इसको मजीद अगर आप देखें तो मैंने इसको लिखा हुआ है 1.584, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ से आ गई, -4n टाइम्स ए, ये 4n इसका कोफिशिएंट है और a जो है ये इस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अगेन अपीयर हो गया इस साइड पे। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं मजीद इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो आप मैं सिर्फ a को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। इसको अगर आप दोबारा करें और उसी तरह u लें और b लें और u लेते हुए एहतियात करें कि साइन उठाएं, तो आप देखेंगे कि आखिर में हमारे पास साइन 2n पाई आ जाता है। अब वो याद रखें, तो साइन 2n पाई जो था वो 1 था फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, लेकिन जो आपके पास साइन, ये देखें ना, ये जो साइन 2n पाई पड़ा हुआ है ये 0 है, क्योंकि ये एक्चुअली ऑर्थोगोनल होता है कोसाइन के। तो कोसाइन यहाँ पे 1 है तो साइन क्या है, 0 है। इसको आप देख भी सकते हैं बड़े आराम से, अगर आप इसको प्लॉट करें यहाँ पे तो ये 0 से स्टार्ट होता है। ये देखें ना, ये साइन है, इसमें ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई। तो जितने भी पाई के मल्टीपल हैं या 2 पाई के, इसमें क्या हो रहा है कि n की वजह से 2 पाई के मल्टीपल हैं, तो 2 पाई के मल्टीपल पे ऑफ कोर्स इट इज 0। तो ये क्या होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा। तो इन सारों के ऊपर जब साइन लेंगे तो ऑटोमेटिकली 0, तो ये सारा का सारा कंपोनेंट इसका 0 हो जाता है। हमारे पास सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रह जाता है, ये देख लें, ये वाला कंपोनेंट।
अब इस कंपोनेंट में आपके पास ये जो इंटीग्रल है, ये अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम है जो कि स्टार्टिंग की थी। तो उसी इंटीग्रल को हम बैक ले जाते हैं और अब ये क्या बन गया, अब ये अलजेब्रा बन गया। अलजेब्रा में यह होता है कि अलजेब्राइकली ये भी आई है, इस आई को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा, तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन जो है अलजेब्राइक इक्वेशन बन गई। ये देखें ये अलजेब्रा, ये ये देखें। अब इसमें आई भी है इस साइड पे 1.584 माइनस 16 एन स्क्वायर आई। अब ये आई वाली टर्म, ये वाली टर्म में भी आई मौजूद है और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी आई है, तो मैं इसको इस साइड पे ले आऊंगा। और जब मैं इसको इस साइड पे ले आऊंगा तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि इससे से मैं आई कैलकुलेट कर लूंगा। आई मेरे पास आ जाएगा 1.584 डिवाइड बाई 1 प्लस 16 एन स्क्वायर। तो मेरे पास जो ए एन बन रहा है, अगर आप ए एन को देखें तो ये ए एन, इसमें 2 बाई पाई का फैक्टर था, फिर आई था। अब चूंकि मैंने आई कैलकुलेट कर लिया है, तो आई को मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ और इसके साथ 2 पाई है, और अब मैं इसके साथ 1.584 को पाई पे डिवाइड करके 2 को इधर ले आता हूँ और इससे मेरे पास क्या आ जाता है। ये मैंने ऐसे क्यों किया, इसलिए किया कि 0.504 पैदा हो जाए। आपको पता है कि ये क्या है, ये ए नॉट के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है, तो कॉमन लेने के लिए मैंने 0.504 यहाँ पे कम। तो अगर ये वाला सेम प्रोसेस आप bn के लिए करेंगे, उसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर में रिपीटिशन होगी, रिपेटिटिव सिग्नल आ जाएगा, उसको आप लेफ्ट साइड पे अलजेब्रा बना के ले जाएंगे। तो अलजेब्रिकली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, और ये इंटीग्रल आपके पास आएगा 0.504। तो bn आपके पास आएगा आफ्टर ऑल दैट कैलकुलेशन, उसमें भी 0.504 मौजूद होगा, और उसके साथ जो टर्म होगी वो होगी 8 टाइम्स n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16 n स्क्वायर। तो ये याद रखें कि 1 प्लस 16 n स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये देखिए ये भी डिनोमिनेटर 0.504 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आफ्टर दिस आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि आपका जो सिग्नल था पीरियोडिक सिग्नल था। नाउ नाउ कीप दिस इन माइंड, आपके पास जो पीरियोडिक सिग्नल, याद रखें कि ये हम एक्स ऑफ टी के ऊपर कंडीशन ये है कि ये पीरियोडिक है। इट मींस कि एक्स ऑफ टी जो है वो एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट के बराबर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। टी की कोई भी वैल्यू ले लें वो रिपीट करेगी, तो इसे पीरियोडिक कहते हैं। अब ये एक्स टी पीरियोडिक है, तो बीच में क्या है, इक्वल का निशान है। इसका मतलब है मैं इस पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस सीरीज के साथ। ये सीरीज है आपकी, इसका नाम है फोरियर सीरीज। ये सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है आपको, क्योंकि फाइनाइट वैल्यूज आएंगे। और यहाँ पे आपने 0.504 को कॉमन लिया हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि ये ए नॉट में भी मौजूद है, ए एन में भी है, बी एन में भी है, तो इसको कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर 2/1 प्लस 16 एन स्क्वायर भी कॉमन है सबके अंदर, ये भी कॉमन हो गया। और ये आपके पास कोसाइन आ गई और साइन आ गई, ठीक है। और इसमें आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि इसके साथ 4n है, तो साइन की टर्म ज्यादा डोमिनेटिंग नजर आ रही है इसके अंदर एज कंपेयर टू कोसाइन। ओके, तो हम इसको अभी प्लॉट करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं। स्पेक्ट्रम जब भी आता है इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन पिक्चर है। सो कीप इन माइंड स्पेक्ट्रम मींस फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब जब दो होते हैं तो स्पेक्ट्रा बन जाता है। तो इन ऑर्डर टू डू दिस हमें सी नॉट चाहिए जो ए नॉट के बराबर होता है, सी एन चाहिए जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो ये अगर आप गौर से देखें तो ऐसा जैसे आप कोई मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वेक्टर्स में ये होता है कि आपका एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है, उसका स्क्वायर से आप कर रहे हैं। इसी तरह आप एंगल देखें तो tan इनवर्स ऑफ माइनस ई एन ओवर ए एन। अब ये याद रखें कि ये tan इनवर्स है, इसकी अपनी एक स्टोरी है कि tan इनवर्स क्या है। tan इनवर्स जो है ये बेसिकली एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, मैथमेटिकली ऑड फंक्शन। जो ऑड फंक्शन होते हैं ना उसमें उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर उसके अंदर नेगेटिव साइन आ जाए ना तो नेगेटिव साइन को स्पिट आउट कर दें, बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए ये होता है। तो tan के अंदर जैसे नेगेटिव आया, ये वाला नेगेटिव, ठीक है, ये वाला नेगेटिव बाहर आ गया। ये देखें ये वाला नेगेटिव जो है ये बाहर आ गया यहाँ पे, tan के बिल्कुल कोफिशिएंट बन गया। ये देखिए ये नेगेटिव साइन अंदर का साइन चला गया, ठीक है। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ये क्या है, tan इनवर्स क्या है, ऑड फंक्शन है। और tan इनवर्स बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो tan से उठाता है, और tan जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये भी अच्छा, अब स्टोरी है बहुत बड़ी,
टैन इनवर्स की बहुत बड़ी स्टोरी है, वो ये है कि अगर आप टैन को देखें, अभी आप फिलहाल अगर हम सिर्फ टैन को देख लें तो इसका ग्राफ प्लॉट करें टैन एक्स, तो होता क्या है कि ये टैन एक्स नहीं होता, टैन थीटा होता है, क्योंकि ये एंगल पे अप्लाई होता है। और ये याद रखें कि जो आर्क टैन होता है वो वैल्यूज पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये नंबर्स हैं, ये एक्स जो है ये नंबर्स हैं, और ये जो थीटा है ये एंगल्स हैं। तो टैन का आर्गुमेंट एंगल्स होता है और टैन का आर्गुमेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये नंबर लेता है और आपको मैपिंग करके देता है, उसके अगेंस्ट आपको एंगल बताएगा, और ये एंगल पे अप्लाई होता है टैन, और आपको नंबर देगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रा करें यहाँ पे, तो ये होता है कि टैन में इसका बिहेवियर जो है ना वो एसिम्प्टोटिक है। तो अगर आप इसके इसके एसिम्प्टोट होते हैं दोनों साइड, ये मैं ड्रा करता हूँ, एक इस साइड पे होता है, एक इस साइड पे होता है, ठीक है। ये होता है -π/2, ये होता है +π/2, इन एसिम्प्टोट्स के अंदर रहता है। और इसमें एक अगर मैं लाइन ड्रा कर दूं तो आपको जरा आसानी हो जाएगी इसको समझने में कि ये लाइन क्या है। इस लाइन का नाम है y = x। इस लाइन के होता क्या है कि आपके पास जो टैन आ रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है 0, ठीक है, और इस 0 के बाद वो इधर से ऊपर जाना शुरू कर देता है, और इधर से वो x से नीचे आके नीचे जाना शुरू कर देता है। ये देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पास टैन है, और आर्क टैन क्या है, वो y एक्स के अगेंस्ट रिफ्लेक्शन होती है। अब मैं आपको ग्रीन में कर दूं, ये देख रहे हैं, ये आर्क टैन, ये रिफ्लेक्शन होती है, ये आर्क टैन। और ये हमेशा इसका एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है, जिसको हम π/2 कहते हैं, और एक इसका नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है, जिसको हम -π/2 कहते हैं। इसका मतलब है कि आर्क टैन की जो वैल्यू है ये बाउंडेड होती है बिटवीन π/2 और आर्क टैन एंड +π/2। ये π/2 को टच नहीं करता, इन दोनों के दरमियान रहता है। आर्क टैन की जो वैल्यूज आपके पास आएंगी, जो जवाब आएगा वो हमेशा -π/2 और +π/2 के दरमियान आता है। तो आर्क टैन की जो रेंज है, इसको आप ये कह सकते हैं कि आर्क टैन की जो रेंज है वो बाउंडेड होती है बिटवीन -π/2 और +π/2, ठीक है। तो ये आपके पास देखें ना, ये कम्पैक्ट आ गई वेव फॉर्म आ गई, मैंने आपकी बुक से कॉपी किया है, और ये देख रहे हैं इसमें 0.504 है, और उसके बाद ये देखें ना tan इनवर्स 4n है। तो इसमें आप कुछ n की वैल्यूज डालें, तो अगर n को मैं 1 डालता हूँ तो मेरे पास ये वाली, हाँ, तो अब मैं इसमें से किसी एक को उठा के देख लेते हैं। ये आ गया आपके पास, एक टर्म आ गई इसमें 0.244, और साथ आ गया ये कोसाइन 2nt -75.96। मैं इसमें से एक टर्म उठा रहा हूँ। अब अगर आप गौर से देखें, ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर ये इसकी मैग्नीट्यूड आप एम्पलीट्यूड जिसे हम कह सकते हैं, ये डोमिनेंस बताती है एम्पलीट्यूड कितनी है। ये जो सिग्नल है 2n, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके अंदर 2n फ्रीक्वेंसी वाला कोसाइन पड़ा हुआ है, और वो कोसाइन जब स्टार्ट हुआ था तो उसको एक एडवांटेज या उसको डिसएडवांटेज कह लें, एक डिसएडवांटेज दिया गया था 75.96 के। इसका मतलब उसको पीछे रखा गया था स्टार्टिंग के वक्त। ये उसका फेज है जब कोसाइन स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जब भी आप किसी भी मोटर को या किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, जैसे ऑन स्विच ऑन करते हैं, उससे डिपेंड करता है उसके पंखे किस पोजीशन में है, फैंस कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा फैन है वो पहले फैन से आगे है, तो जाहिर बात है जब वो घूमेगा तो वो पहले पहुंचेगा, दूसरा बाद में पहुंचेगा। हालांकि दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन दोनों को चूंकि इनिशियली एक स्टार्टअप में एडवांटेज मिल गया, तो इस तरह समझें कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये घूम रही है, लेकिन ये घूमते हुए इसको डिसएडवांटेज था कि शुरू में इसको पीछे रखा गया था। तो -75.96 जो है ये इसका एक डिसएडवांटेज है।
तो इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पड़ा हुआ है 2t का, एक और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पड़ा हुआ है, ये देखें 4t का, सॉरी इसमें n नहीं है, हाँ 2t का, तो इसमें 2 फ्रीक्वेंसी की, ये 4t का मतलब है कि इसके अंदर एक ओमेगा पड़ा हुआ है, 4 रेडियन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी का एक कंपोनेंट पड़ा हुआ है कोसाइन, और उसका फेज -82.87 है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेक्टेंगुलर में तो साइन और कोसाइन होते थे, यहाँ पे तो साइन नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली हुआ क्या है, इन फेज की वजह से, जो फेज कंपोनेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसने साइन को एकोमोडेट कर दिया है। आपको पता है ना कि साइन और कोसाइन में फेज का फर्क है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोसाइन को 90 डिग्री फेज डिफरेंस दे देता हूँ, बैकवर्ड ले जाता हूँ, तो साइन बन जाती है। तो बेसिकली इस फेज के इंट्रोड्यूस करने से इस कोसाइन ने दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया है, ओरिजिनल कोसाइन को भी और साइन को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस कम्पैक्ट फॉर्म में आप इसका स्पेक्ट्रा ड्रा कर सकते हैं। तो अगर आपने स्पेक्ट्रा ड्रा करना होगा तो आपने उसकी कम्पैक्ट फॉर्म में ड्राना होगा, ठीक है। तो ये एक मैटलैब प्रोग्राम है जिसके जरिए उसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, ये इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम है। और अगर आप गौर से देखें तो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम में लाइंस हैं, कंटिन्यूटी नहीं है, डिस्क्रीट किस्म की लाइंस हैं, देख रहे हैं। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि ये तो n के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है, लेकिन इसको आप n मत समझें, इसको ओमेगा समझें। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज, ये वाली, ये इसका ये मतलब है कि ओमेगा जो है वो 2n है। हम आम तौर पे n लिखते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे हमारे अंदर वर्चुअली हम इसको ओमेगा समझते हैं। ओमेगा क्या है, सिंपल ये है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं ओमेगा के एक्सिस पे हूँ तो क्या होगा कि ये 0 होगा, और ये जो 1 है ये 1 नहीं होगा, ये एक्चुअली ओमेगा के एक्सिस पे 2 है, फिर 4 है, फिर ये क्या है 6 है, फिर ये 8 है, ये ओमेगा के एक्सिस पे ये है। और ये भी n है, लेकिन इसको आप यूं समझें कि ओमेगा जो है वो 2n के बराबर है। तो ये हम लिखते हैं इसको n के अगेंस्ट है, लेकिन एक्चुअली अंडरलाइंग हमारे ज़हन में ये ओमेगा ही होता है। तो ये ओमेगा के अगेंस्ट इसका फेज प्लॉट है, और वो उसका एम्पलीट्यूड प्लॉट है। ये बता रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है, हालांकि ये 1 है, n वाइज 1 है, लेकिन ओमेगा वाइज ये क्या है 2 है। तो ये 2 रेडियन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी वाला एक सिग्नल है, और उस सिग्नल की फेज जो है वो नेगेटिव है, -1.25 है प्रॉब्लम। तो -1.25 पे पड़ा हुआ है, इसको डिसएडवांटेज दिया गया था स्टार्टिंग में, और इसी की जो डोमिनेंस है वो ये है, इसकी डोमिनेंस है 0.3, 0.2 से थोड़ा आगे है तो 0.27 कर लें, तो 0.27 इसका वेट है इस फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे ज्यादा वेट जो है आप देख रहे हैं डीसी कंपोनेंट का, तो इसका मतलब है इसके अंदर अच्छी खासी स्ट्रांग डीसी कंपोनेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो विद दैट आई विल एंड माय लेक्चर। आप इसके कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर